नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो ये बार बार कह रहे हैं कि वो समझौता चाहते हैं, ईरान समझौता चाह रहा है, युद्ध विराम लागू रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को लेकर जो उनका रवैया चल रहा है उसको देखते हुए और ईरान जिस तरीके से उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि ये युद्ध फिर से प्रत्यक्ष तौर पर शुरू हो सकते हैं और बहुत जल्दी शुरू हो सकते हैं। दूसरा कारण इसका यह है कि इजराइल लेबनान के साथ हुए युद्ध विराम समझौते का कतई पालन नहीं कर रहा है। वो लगातार लेबनान पर हमले उसके जारी हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात की जाए तो अमेरिका ने एक जो वहाँ से जाने वाले जहाज़ हैं, उसके मित्र देशों के जहाज़ हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम आपको सुरक्षा गारंटी यानी एस्कॉर्ट मुहैया कराएंगे और आपको हम वहाँ से पार कराएंगे। यानी उनके निगरानी में, उनके सुरक्षा कवच में वहाँ से जहाज़ पार करेंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि आप नाकेबंदी करने वाले होते कौन हैं? हॉर्मुज स्ट्रेट से हम जहाज़ नहीं जाने देंगे, हम उन्हीं को जाने देंगे जो जहाज़ हमारी परमिशन से जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी में जाएंगे और हमको वो टोल देकर जाएंगे अगर हम उनसे टोल ले रहे हैं तो। अब वहाँ पर कुछ ज़बरदस्ती वहाँ कुछ जहाज़ों पर ईरान की कुछ जो नावें हैं उन पर हमले किए, लेकिन उसका जवाब ईरान ने जिस तरीके से दिया तो फिर बैकफुट पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी। पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं ज़रूर हुई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद युद्ध विराम लागू रहेगा। दूसरी ओर यूएई के कुछ तेल ठिकानों पर ईरान के हमले किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बार फिर जो वहाँ अमेरिकी ठिकाने हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि अब युद्ध विराम ये लागू भले है, लेकिन ये कभी भी टूट सकता है। चूँकि युद्ध विराम लागू भी किस लिए है? युद्ध विराम लागू इसलिए है क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा युद्ध विराम को बढ़ाया भी है। युद्ध 2 हफ्ते के लिए लागू था, लेकिन उसको उन्होंने अपने आप बढ़ाया। उसमें ईरान की कोई सहमति नहीं। 2 दौर की वार्ता भी विफल हो चुकी। एक दौर की तो प्रॉपर हुई थी, दूसरे दौर की वार्ता होने ही नहीं पाई क्योंकि ईरान ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। और इधर एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहा है और उस डेवलपमेंट के तहत ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो बुधवार की सुबह पहुंच गए हैं चीन। वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात है। बताया तो जा रहा है इसको द्विपक्षीय वार्ता, लेकिन इस वार्ता के पीछे, अब्बास अराक्ची की इस यात्रा के पीछे और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात के पीछे बहुत सारे जो वैश्विक राजनीतिक समीकरण हैं वो देखे जा रहे हैं। क्योंकि इस लड़ाई के दौरान जिस तरीके से अमेरिका के सहयोगी देश उससे अलग रहे, उसमें नेटो था। नेटो यानी जो पश्चिमी देशों की सेनाओं का गठबंधन है, और यूरोपियन देश पूरी तरीके से अपने को अलग रखे रहे ईरान के पर जो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। यहां तक कि जो ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जैसे देश तो बिल्कुल विरोध में दिखाई पड़ रहे थे, फ्रांस। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रूस और चीन एकजुटता के साथ खड़े दिखाई पड़े ईरान के साथ। ईरान के पीछे बिल्कुल रहे और रूस की ओर से तो तमाम मदद भी मिलती रही। चीन की ओर से कोई ऐसी मदद उनको मिली हो, ये कोई स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख तो नहीं किया गया आधिकारिक रूप से, लेकिन ये माना जा रहा है कि चीन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो इंटेलिजेंस की मदद मिल रही हो, चाहे वो फाइनेंशियल मदद मिल रही हो, ये सारी मदद उसको चीन की तरफ से मिलती रही है। हालांकि ईरान ने कहा है कि उसको सैन्य स्तर पर यानी वेपन्स के लेवल पर उसको किसी दूसरे देश की मदद की ना तो ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी ने दी है। रूस ने भी कहा है कि हमने दी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर वो मांग करते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये दोनों देश जिस तरीके से ईरान के साथ खड़े रहे, और उसके बाद अब ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की जब यात्रा हो रही है, तो इसको आने वाले दिनों में इस पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थितियां जो बदलती दिखाई पड़ रही हैं उस पर एक बड़ा असर होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। कारण उसका यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक एग्रेसिव रुख अपनाए हुए थे,
एग्रेसिव रुख अपनाने के कारण तमाम न केवल उनसे पश्चिमी देश उनसे अलग होते गए, उनको भी खतरा, यूरोपियन देशों को भी खतरा लगा कि अगर ये ग्रीनलैंड तक पहुंच गए हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, कनाडा पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले ही आए हैं, तो हम लोग भी कितने दिन बचे रहेंगे? या अब ईरान पर भी हमला कर दे रहे हैं तो फिर कहीं भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन देशों ने ईरान के खिलाफ युद्ध से अपने को बिल्कुल अलग रख लिया। और अमेरिका को, ये डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे तो नेटो हमारा साथ देगा, जो यूरोपियन देश हैं हमारा साथ देंगे, तमाम जगहों पर उनके अपने बेसिस हैं, उन बेसिस के ज़रिए हम ईरान पर हमले करेंगे। लेकिन पूरी तरीके से नकार दिया। ब्रिटेन ने एक बार अपना बेस देने की कोशिश भी की, लेकिन जब ईरान ने उस पर ज़बरदस्त अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो फिर उसको भी लगा कि ये खतरा अब हम तक आ सकता है, इसलिए दूरी बनाकर रखना ही ज़्यादा बेहतर है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से इन देशों के खिलाफ प्रतिक्रिया रही, खासतौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर को जिस तरह से उन्होंने बुरा भला कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा, और अभी जर्मनी के चांसलर को जिस तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आलोचना उनकी की, वहाँ से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुलाने का जो आदेश दे दिया है, तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि ट्रंप बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। और अपने देश के भीतर उनका जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जिस तरह से अब उनको हिम्मत नहीं पड़ी कि पार्लियामेंट में यानी कांग्रेस में वो युद्ध संबंधी प्रस्ताव पेश कर सकें, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ये प्रस्ताव पेश करते हैं तो वो प्रस्ताव वहाँ पर गिरना तय है। अब ट्रंप की मजबूरी है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो बढ़ाते हैं तो उनको कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके यहाँ ये नियम बना हुआ है कि 60 दिन से ज़्यादा अगर आप किसी युद्ध को कंटिन्यू करते हैं, सेना का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसके लिए आपको फिर कमांडर इन चीफ की पावर आपकी संसद तय करेगा कि आगे आपको उस रास्ते पर बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। उस पर बहस होगी, प्रस्ताव आएगा, बहस होगी, उस पर मतदान होगा, और अगर वो प्रस्ताव पारित होता है तभी आप इस तरह से सेना को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। सेना के भीतर भी विरोध और विद्रोह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आम जनता वहाँ किस तरह से ईरान के खिलाफ लड़ाई और वहाँ जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए हैं स्कूलों पर, अस्पतालों पर, इन सारी चीज़ों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप परेशान तो बहुत है, बौखलाए बहुत है, लेकिन दूसरी ओर इजराइल का जो दबाव दिखाई पड़ रहा है, और इजराइल अभी क्या कर रहा है, अभी वो केवल लेबनान पर ही हमले कर रहा है। ट्रंप इस युद्ध विराम को तोड़े इसकी वो कोशिशें अभी कर रहा है लेबनान पर हमले करते हुए, लेकिन अब उसकी कोशिश ये होगी कि चूंकि अभी तक अमेरिका इसका प्रतिवाद नहीं कर रहा है, अब अगर वो ईरान पर हमले कर देता है तब ये देखने वाली बात होगी। तो ईरान तो उसका जवाब देगा ही, लेकिन क्या उस स्थिति में अमेरिका भी ईरान पर हमला करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे 28 फरवरी को जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब हुआ था, और तब असली परीक्षा होगी अमेरिका और इजराइल के संबंधों की। लेकिन जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, और शायद डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से, अनाधिकारिक रूप से नेतान्याहू से कह भी दिया हो कि अगर आपने अब ईरान पर हमला किया तो फिर आप अपना खुद झेलिए, हम उसके लिए आपका साथ देने के लिए नहीं आने वाले हैं। अब उसको देखते हुए इजराइल थोड़ा थमा तो है, लेकिन जिस तरह से वो लेबनान पर हमले करता चला जा रहा है, हालांकि हिजबुल्लाह से उसका जवाब उसको मिल रहा है, इजराइल पर भी हमले हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका की बातों को वो तभी तक मानेगा जब तक उसके हित में है। हाँ, ईरान पर हमला करने की उसकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि 40 दिन की इस लड़ाई में, और पिछले साल जो 12 दिन तक लड़ाई चली थी, उसमें इजराइल ने अच्छी तरीके से तौल लिया था कि ईरान और हम यानी इजराइल दोनों कहाँ खड़े हैं। उसको ये पता है कि अगर अमेरिका साथ नहीं आता है, ईरान पूरी तरीके से इजराइल को तबाह कर देगा, इतनी उसके पास ताकत है, क्षमता भी है, उसके पास पब्लिक सपोर्ट भी है, और उसके पास लंबी लड़ाई लड़ने का मादा भी है। हर तरीके से वो इस लड़ाई को खींच सकता है, लड़ सकता है और तहस नहस कर सकता है। 40 दिन की लड़ाई में काफ़ी नुकसान किया ही है। तो अब ये देखना है कि क्या अमेरिका ये छिटपुट लड़ाइयाँ करता रहेगा ताकि उसकी अपनी शेखी बनी रहे, उसकी अपनी एक सुप्रीमेसी, अपना जो दिखाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो मेंटेन रहे, या फिर इजराइल के साथ वो एक बार फिर ईरान पर हमला करने का कोई रास्ता देख रहा है, कोई मौका देख रहा है।
लेकिन अगर ये हमला होता है तो फिर एक बड़ी लड़ाई पश्चिम एशिया में फिर शुरू हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।